Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue our series of information security, that is CS 205. और इसमें आज हमने जो है लेक्चर नंबर 38 से इंशाल्लाह स्टार्ट करना है. सबसे पहले देखें कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है. अवेलेबिलिटी अगर हम एज सच खुद अलग से वर्ड देखें तो अवेलेबिलिटी बेसिकली ये टर्म होता है कि लाइक कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस, कोई प्रोडक्ट आपके पास कितनी देर के लिए अवेलेबल है या हम कितनी देर उससे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर लाइक आपके मोबाइल की बैटरी फॉर सपोज 50% है और वो 2 आवर्स जो है वो भी ऑन रह सकता है या काम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो हाई अवेलेबिलिटी है वो 2 आवर्स की. ठीक है, तो हाई अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ कंपोनेंट अश्योर्स अ हाई लेवल ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में आपका सिस्टम या उस सिस्टम का कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट कितनी देर तक जो है वो अप टाइम में रहेगा, लाइक कितनी देर तक जो है वो अवेलेबल रहेगा, ऑन रहेगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसकी हाई अवेलेबिलिटी है. ठीक है, तो हाई अवेलेबिलिटी जो है वो बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रेटजी है जिसे हम डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजी लाइक इम्प्लीमेंट करके जो है वो हम इसको पूरा अपनी सिस्टम की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हाई अवेलेबिलिटी जो है वो ऑन एंड ऑफ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉल्ट टॉलरेंस अब एक और टर्म आ गया. इट रेफर्स टू अ सिस्टम डिजाइंड इन सच अ वे दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स अ बैकअप कंपोनेंट टेक्स ओवर द ऑपरेशंस इमीडिएटली टू अवॉइड लॉस ऑफ सर्विस. अब फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है टू बियर द फॉल्ट, टू बियर मिस्टेक, टू बियर एरर. कि किसी एरर को बर्दाश्त करने की क्या कैपेसिटी है आपके सिस्टम में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसका ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम का एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो आपने कोई प्लान बी, कोई कंपोनेंट बी रखा हो जो फ़ौरन से उसकी जगह ले ले, और अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि लॉस ऑफ सर्विस जो है वो बच जाएगा. लाइक अगर कंपोनेंट ए फेल हो गया तो उसकी वजह से जितना लॉस हो रहा है उसके फेल होने की वजह से वो कंपोनेंट बी जो बैकअप कंपोनेंट है वो पूरा कर देगा, और इसको हम फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, आपको ये एक चार्ट नज़र आ रहा है. ठीक है, इसमें अब बेसिकली क्या है, ये आपको 90% पे 19 लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ए के ए मीन्स एंड नॉन एज. ठीक है, तो 99% पे 2 नाइन्स हैं, 99.9% पे 3 नाइन्स हैं, फिर 99.999% पे 5 नाइन्स एंड ऑनवर्ड्स. तो यहाँ पे देखें 5 नाइन्स को बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब है कि ज़्यादा लाइक सुटेबल या अप्रोप्रिएट कंसिडर की जाती है अवेलेबिलिटी. अब इसका मतलब क्या है, देखें यहाँ पे 19 है तो इसलिए 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 99 में 2 नाइन्स आ रहे हैं इसलिए ये 2 नाइन्स, इसी तरह ये. अच्छा, अब इनका मतलब क्या है, देखें अगर 19 लाइक 90% अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हाई अवेलेबिलिटी है तो एक साल में लाइक पर ईयर वो एक साल में टोटल मिला के 36.5 डेज तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउन टाइम में रहेगी, लाइक ऑफ रहेगी, समझ लें कि अनअवेलेबल रहेगी. इसी तरह अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डाउन टाइम सॉरी अवेलेबिलिटी जो है वो 5 नाइन्स है तो इसका मतलब है कि पूरे साल में मिला के वो टोटल सिर्फ 5.26 मिनट्स के लिए जो है वो डाउन टाइम में रहेगी. इसी तरह डाउन टाइम पर मंथ है और डाउन टाइम पर वीक है. तो कहने का मकसद है कि जो हाई अवेलेबिलिटी ऑफ 5 नाइन्स है इसको हम आगे डिटेल में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसिडर की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है हाई अवेलेबिलिटी इज़ डिज़ाइंड इन द फॉलोइंग मैनर. अब जो हाई अवेलेबिलिटी है उसको डिफरेंट लेवल्स पे हम स्टडी करते हैं. एक तो हम ओवरऑल सिस्टम की अवेलेबिलिटी जब देखेंगे किसी पूरे डेटा सेंटर की, पूरी डेटा सर्विस की, तो हम कहते हैं कि हम सिस्टम लेवल पे हाई अवेलेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं. इसी तरह अगर किसी सिंगल डिवाइस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि डिवाइस लेवल पे हम हाई अवेलेबिलिटी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. इसी तरह डिवाइस लेवल पे ही रहते हुए हम डिफरेंट डिवाइसेस के कंपोनेंट्स और डिफरेंट डिवाइसेस के कॉम्बिनेशंस की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये भी सेम लेवल पे हो जाएगा. और उसके अलावा होता है ऑल्टरनेट साइट लेवल. लाइक एक आपके पास प्राइमरी साइट होती है और एक जो है वो सेकेंडरी साइट होती है. प्राइमरी साइट होती है लाइक हेड ऑफिस, ठीक है, और उसकी अगर ब्रांचेज हैं तो समझ लें वो ऑल्टरनेट या सेकेंडरी साइट लेवल्स हैं. तो क्या होता है कि अगर किसी केस में अगर आपके पास प्राइमरी साइट फेल हो जाती है तो फिर ये जो ऑल्टरनेट साइट लेवल्स हैं वो काम आ जाती हैं. तो हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस ये जो दोनों टर्म्स हमने इस टॉपिक में पढ़े हैं ये बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डाउन टाइम को, उसके अनअवेलेबिलिटी वाले टाइम को हम कम कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें. और ये हम कैसे करते हैं, रिडंडेंट कंपोनेंट्स की हेल्प से. रिडंडेंट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को कॉपी करूँ और उसको काफ़ी जगह पेस्ट कर दूँ. फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस अगर हेड ऑफिस लाहौर में है तो फॉर सपोज़ उस कैंपस को हमने कॉपी किया और डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो पेस्ट कर दिया, राइट. तो लाइक डिफरेंट कैंपसेस और डिफरेंट ब्रांचेस आपके पास बन गई. तो ये सारे कह लेंगे रिडंडेंट कैंपसेस हैं जो लाइक सिमिलर हैं लेकिन मल्टीपल भी हैं.
इसी तरह डिज़ास्टर रिकवरी क्या होती है, प्री प्लान्ड अप्रोच होती है, लाइक पहले से उसको प्लान किया गया होता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर री एस्टैब्लिशिंग IT फंक्शंस एंड एट एन ऑल्टरनेट साइट, कि अगर किसी तरह का डिज़ास्टर हो गया है, ये कोई भी मिसहैप हो सकता है, ठीक है, नेचुरल भी होता है और लाइक मैन कॉज्ड भी, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी होता है। तो डिज़ास्टर अगर हो गया है तो उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे डिज़ास्टर के बाद नॉर्मल ऑपरेशंस पे वापस आना है, ये सारा कुछ हम डिज़ास्टर रिकवरी में पढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया 39th लेक्चर। इसमें हाई अवेलेबिलिटी के हमने कुछ डिज़ाइंस देखने हैं। सबसे पहले आपके पास एक्टिव स्टैंड बाय सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें देखें, एक सर्वर आपके पास एक्टिव है जिसे प्राइमरी कहा गया है, और एक स्टैंड बाय है जिसे फेल ओवर सर्वर कहा गया है। तो देखें, जितने भी आपके नेटवर्क में आपकी सिक्योरिटी ओवरले, आपकी इंटरप्राइज के पोस्चर में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी सिस्टम्स होंगे, वो एक्टिव सर्वर से यानी कि प्राइमरी सर्वर से कनेक्टेड है। इन केस ये फेल हो जाता है तो फिर फेल ओवर पे जो है वो सारा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक्टिव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है कि सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक लोड बैलेंसर से कनेक्टेड होते हैं, और लोड बैलेंसर जो है वो इस एक्टिव सर्वर और इस एक्टिव सर्वर दोनों एज अ प्राइमरी सर्वर एक्ट करेंगे, और हाफ लोड इस पे चला जाएगा और हाफ इस पे। फॉर एग्जांपल ये 5 कंपोनेंट्स हैं तो 3 इस पे चले गए, 2 इस पे। ये भी हो सकता था कि 2 इस पे चले जाएँ, 3 इस पे। अच्छा, नेक्स्ट देखें N+1 UPS रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, लाइक आपके पास अगर लाइक 6 UPS डिवाइसेस हैं तो आपका जो पूरा सिस्टम है उसमें 7 जो है उसकी रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा हम UPS डिवाइस या एक्स्ट्रा सर्वर हम इसलिए रखते हैं ताकि स्पेयर पार्ट जैसे पड़े होते हैं अगर कार में फॉर एग्जांपल, कि एमरजेंसी के वक्त पे जो है वो काम आ जाए। तो N+1 रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है। एक्टिव स्टैंड बाय सर्वर क्लस्टर में क्या होगा कि ये आपके पास एक एक्टिव नोड है और एक ये आपके पास इनएक्टिव नोड है। इनएक्टिव नोड को स्टैंड बाय सर्वर क्लस्टर का हुआ है और ये एक्टिव नोड है। तो क्या होता है कि लाइक प्राइमरीली बेसिकली जो है वो सारा काम एक्टिव नोड पे हो रहा है, लेकिन इन केस सन क्लस्टर में आपका एक्टिव नोड जो है वो फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा कि सारा फोकस जो है वो इनएक्टिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर जब इनएक्टिव काम करता रहेगा तब तक एक्टिव रिपेयर हो जाएगा, और फिर इनएक्टिव से फोकस जो है वो एक्टिव नोड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन में ये एक लाइक नोड बना हुआ है और इसको ही हर जगह कॉपी पेस्ट किया गया है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक ये नेटवर्क है और इसको बार बार से रिडंडेंटली जो है वो यूज़ किया गया, ठीक है। तो ये रिडंडेंट नोड्स बन गए। अच्छा, अब नेक्स्ट डेटा सेंटर रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि एक प्राइमरी रीजन है और एक सेकेंडरी रीजन है, और यहाँ पे आपको ये प्राइमरी और फेल ओवर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो प्राइमरी पे बेसिकली सारा काम होता रहेगा, लेकिन इन केस ये किसी वजह से अगर फेल हो जाता है तो हाई अवेलेबिलिटी फिर भी मेंटेन रखने के लिए कि आपका सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल पे ना जाए, तो फिर फेल ओवर साइड जो है वो यूज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, अब साइट रिडंडेंसी मैंने आपको बता दिया कि एक फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है और उसको रिडंडेंटली हमने डिफरेंट जगह पे कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको हम साइट रिडंडेंसी कहते हैं कि एक ऑल्टरनेट साइट आपके पास मौजूद हो। तो इसके बेसिकली 3 मॉडल्स हैं, हॉट साइट, कोल्ड साइट और वार्म साइट, ठीक है। हॉट साइट जो है वो सबसे एक्सपेंसिव होती है और दिस इज़ एन एग्जैक्टली अ मिरर ऑफ प्राइमरी डेटा सेंटर। लाइक आपका जो हेड ऑफिस है समझ लें, उसमें जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपकी बिल्डिंग है, समझ लें एग्जैक्टली वैसी ही आप किसी और सिटी में जाके कैंपस की बना दें तो हम कहेंगे कि ये हॉट साइट है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी डेटा सेंटर का एग्जैक्ट मिरर है, एग्जैक्ट उसकी कॉपी है। तो इसीलिए ये मोस्ट एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा पर्क्स प्रोवाइड करी होती है सिमिलर टू द हेड ऑफिस या सिमिलर टू द प्राइमरी साइट। उसके अलावा इसमें ये पॉपुलेटेड होती है, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं सर्वर्स, कूलिंग पावर्स और ऑफिस स्पेस, ठीक है। उसके अलावा ये मेन या प्राइमरी डेटा सेंटर के साथ कंकरेंटली रन कर रही होती है, लाइक सिंक्रोनाइज्ड होती है कि वो भी चल रहा है और जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें अपडेट होगी वो ऐसे इसमें भी होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कोल्ड साइट, ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होती है और उसके अलावा इसमें कोई ऐसा इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं होता, और पावर, कूलिंग और ऑफिस स्पेस तो होती है लेकिन वो ज़्यादा रिलायबल वगैरह नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा सर्वर्स और इक्विपमेंट इसमें क्योंकि पहले से प्री इंस्टॉल नहीं होते, तो अगर कोई प्राइमरी साइट पे फेलियर हो जाता है तो क्या होता है कि लाइक फिर जो है वहाँ से माइग्रेट कर देते हैं, लाइक हेड ऑफिस से फॉर एग्जांपल शिफ्ट कर दिया, फिर आपने इक्विपमेंट इस कोल्ड साइट की तरफ, अगर फेलियर कोई हो गया किसी चीज़ में तो, ठीक है, पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है, इसीलिए ये चीपेस्ट साइट है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया वार्म साइट। वार्म साइट कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो कोई ट्रेड ऑफ दरम्यान में फाइंड कर लो, तो वो ट्रेड ऑफ बेसिकली वार्म साइट है, इसीलिए इसको मिडल ग्राउंड कहते हैं।
बिटवीन हॉट साइट एंड कोल्ड साइट। और इसमें क्या होता है कि कुछ सर्वर हार्डवेयर पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती है और कुछ ज़रूरत पड़ने पे जो है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें आपको इंजीनियरिंग सपोर्ट चाहिए होती है एक पूरा सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, अभी हाइब्रिड साइट में क्या होता है, ये देखें, प्राइमरी साइट और सेकेंडरी साइट दोनों का एक हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है जो मिला के डिज़ास्टर रिकवरी साइट बन गई है। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम फॉलोइंग अ डिज़ास्टर, के अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिज़ास्टर हुआ है, कोई मिसहैप, तो उसके बाद कितनी मैक्सिमम देर तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेगी और बाद में आपका सारा कुछ जो है वो नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ रिज्यूम हो जाए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिज़ास्टर फेस किया है, तो अब कितनी कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो उस डाउन टाइम को फेस कर सकती है, ठीक है। कितने टाइम तक वो अनअवेलेबल रह सकती है, कितने मैक्सिमम टाइम तक, इसको हम RTO कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाउन टाइम एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैंडल, ठीक है। डिज़ास्टर होने के बाद कितना मैक्सिमम टाइम जो है वो हम बियर कर सकते हैं डाउन टाइम का, और उसके बाद हम कहेंगे कि भाई अब ज़रूरी हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ वापस आ जाए। तो ये आपके पास रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है। और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम एज ऑफ फाइल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रिकवर फ्रॉम बैकअप स्टोरेज। वो बेसिकली टाइम को डील कर रहा है और ये फाइल्स को। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं उनको डिज़ास्टर के बाद या ओवरऑल जो है वो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बैकअप्स की, कि उनको कितनी कितनी देर बाद ज़रूरी हो जाता है कि भाई अब बैकअप कर लो, अब बैकअप कर लो। बैकअप कितनी कितनी देर बाद होना चाहिए, कितने बैकअप्स होने चाहिए, ये रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव आपको बताता है, दैट इज़ RPO, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम एज ऑफ फाइल्स बताता है कि इसके बाद जो है वो बैकअप अब ज़रूरी हो गया। सो अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का RTO जो है वो 2 घंटे का है, तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा वो डाउन टाइम बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। 2 घंटे के बाद लाजमी है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अप टाइम में चली जाए, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का RPO रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव 4 आवर्स का है, तो इसका मतलब है कि हर 4 घंटे के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बैकअप कर लेना चाहिए अपनी फाइल्स को। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 38, 39 एंड 40। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, and if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, khuda hafiz.